देखो इस वीडियो में हम गाला पेपर सेट 2023 विषय विज्ञान पेपर नंबर 5 विभाग बी का अध्ययन करेंगे। अब इसमें देखा पर सेक्शन बी में कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल सेक्शन है 20 नंबर का। तो पहला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17, क्योंकि सेक्शन बी हमारा प्रश्न नंबर 17 से चालू होता है। 1 से 16 विभाग ए है, विभाग बी हमारा प्रश्न नंबर 17 से चालू होता है। पहला प्रश्न है जमीन में पीएच का महत्व समझाइए। तो देखो जमीन में पीएच का महत्व समझाइए। तो क्या होता है कि जमीन की पीएच का मान अगर 6.5 से 7.5 के कहाँ पर हो बीच में, तो ऐसी जमीन को हम उपजाऊ जमीन कहते हैं अथवा अच्छी जमीन कहते हैं। और ऐसी जमीन में पौधे का वृद्धि और विकास अच्छा होता है। तो पौधे का वृद्धि और विकास अच्छा होता है। लेकिन अगर 6.5 से कम पीएच वाली जमीन है तो ऐसी जमीन को अम्लीय जमीन कहते हैं। और ऐसी जमीन का उदासीनीकरण करने के लिए उसके अंदर चूना मिलाया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। दूसरा था कि अगर 7.5 से अधिक पीएच वाली जमीन हो तो क्या होता है कि उसको हम क्षारीय जमीन कहते हैं। और ऐसी जमीन का उदासीनीकरण करने के लिए उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि जिप्सम मिलाना पड़ता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मिलाना पड़ता है। तो प्रश्न हमारा था कि जमीन में पीएच का महत्व समझाइए। तो आपको लिखने का कि जमीन की पीएच का मान 6.5 से 7.5 के कहाँ पर हो बीच में, तो ऐसी जमीन को उपजाऊ जमीन अथवा अच्छी जमीन कहते हैं। और ऐसी जमीन में पौधे का वृद्धि विकास अच्छा होता है। लेकिन अगर 6.5 से कम पीएच वाली जमीन हो तो ऐसी जमीन को हम अम्लीय जमीन कहते हैं। और ऐसी जमीन का उदासीनीकरण करने के लिए उसके अंदर चूना मिलाना पड़ता है। लेकिन अगर 7.5 से अधिक पीएच वाली जमीन हो तो ऐसी जमीन को हम क्षारीय जमीन कहते हैं। और ऐसी जमीन का उदासीनीकरण करने के लिए उसके अंदर जिप्सम मिलाना पड़ता है। प्रश्न नंबर हमारा 18 है। प्रश्न नंबर 18 है कि भर्जन और निस्तापन समझाइए। तो भर्जन और आपको निस्तापन समझाना है। तो भर्जन किसे कहते हैं? तो आपको लिखने का कि सल्फाइड युक्त अयस्क को लंबे समय तक हवा में गर्म करने पर उसका धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि जो है वो वाष्पशील अशुद्धि दूर होती है। तो आपको लिखने का कि भर्जन किसे कहते हैं? तो सल्फाइड युक्त अयस्क को लंबे समय तक हवा में गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि दूर होती है। इस प्रक्रिया को भर्जन विधि कहते हैं। यहाँ पर भर्जन विधि का बैलेंस हमेशा 23-22 से होता है। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया की पहचान भी है कि कोई प्रक्रिया भी हो और कहा जाए कि ये प्रक्रिया पहचान हो और उसके अंदर 23-22 से बैलेंस हो तो समझ जाने का वो भर्जन विधि है। अगला आता है हमारा निस्तापन। तो देखो यहाँ पर कार्बोनेट युक्त अयस्क को लंबे समय तक गर्म करने पर उसका धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि दूर होती है। तो वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है? दूर। तो इस विधि को बोलते हैं निस्तापन। तो कहते हैं कि कार्बोनेट युक्त अयस्क को लंबे समय तक गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि दूर होती है। इस विधि को हम निस्तापन विधि कहते हैं। तो आपको बोले भर्जन और निस्तापन के विषय में बोले कि लिखो, तो आपको लिखने का सल्फाइड युक्त अयस्क को हवा में लंबे समय तक गर्म करते हैं तो धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि दूर होती है। इस विधि को भर्जन विधि कहते हैं। निस्तापन में कार्बोनेट युक्त अयस्क को लंबे समय तक गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि दूर होती है। इस विधि को हम निस्तापन विधि कहते हैं। 19वां प्रश्न है कि मेंडिल की आवर्त सारणी
आवर्त सारणी। तो मेंडलिक की आवर्त सारणी से हमको लाभ बताना है। तो मेंडलिक की आवर्त सारणी से पहला लाभ ये था कि मेंडलिक ने अपनी आवर्त सारणी में कई जगह पर रिक्त स्थान छोड़े थे और जो ऐसा बताते थे कि भविष्य में अभी और तत्वों की खोज होना बाकी है। तो आपको लिखने का कि मेंडलिक ने अपनी आवर्त सारणी में बहुत जगह पर या कई स्थानों पर रिक्त स्थान छोड़े थे जो ऐसा बताते हैं कि अभी और तत्वों की खोज होना बाकी है। दूसरा उससे लाभ ये था कि जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई यानी निष्क्रिय गैसों की खोज हुई तो मेंडलिक की आवर्त सारणी को बिगाड़े बिना उनको एक अलग समूह में रखा गया। तो ये मेंडलिक की आवर्त सारणी के क्या थे लाभ? पहला लाभ ये था कि मेंडलिक ने अपनी आवर्त सारणी में कई जगह पर रिक्त स्थान छोड़े थे जो ऐसा बताते थे कि भविष्य में अभी और तत्वों की खोज होना क्या है बाकी है। दूसरा मैंने बताया कि मेंडलिक की आवर्त सारणी को जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई तो उनको भी उस आवर्त सारणी को बिगाड़े बिना उनको एक अलग ही समूह में रखा गया। ये उनके मेंडलिक की आवर्त सारणी की उपलब्धियां थी, लाभ था ये हमको उससे। अगला प्रश्न है हमारा, एक ही आवर्त में बाईं तरफ से दाईं तरफ जाते हैं। तो जैसे ये आवर्त है, इस आवर्त के अंदर हम बाईं तरफ से दाईं तरफ जा रहे हैं, 19वें का अथवा वाला प्रश्न है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो अगर हम आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं तरफ जाते हैं, बाईं ओर से दाईं तरफ जाते हैं, तो प्रश्न ऐसा है कि एक ही आवर्त में बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या में होने वाला परिवर्तन समझाइए। तो आपको लिखने का कि आवर्त सारणी में एक ही आवर्त में बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। तो परमाणु त्रिज्या इसके लिए घटती है कारण कि जो परमाणु का नाभिक है उसके अंदर आवेश की संख्या बराबर क्या होती है, बढ़ती है, जिसके कारण बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ता है, जिससे परमाणु के आकार में कमी आती है और उस आकार में कमी आने के कारण परमाणु की त्रिज्या घटती है। तो आपको लिखने का कि एक ही आवर्त में बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर परमाणु के केंद्र में या नाभिक में धन आवेश की संख्या बढ़ती है, जिससे बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु का आकार घटता है और जिससे परमाणु त्रिज्या घटती है। तो हम लिख सकते हैं कि एक ही आवर्त में बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 20 है। तो प्रश्न नंबर 20 में देखो, प्रश्न नंबर 20 क्या है कि देखो प्रश्न नंबर 20 है, वैज्ञानिक कारण दीजिए कि पित्त रस में पाचक उत्सेचक न होने के बावजूद वह महत्वपूर्ण पाचक रस है। तो यहाँ पर 20वां प्रश्न था कि पित्त रस के अंदर पाचक उत्सेचक नहीं होते, फिर भी वो महत्वपूर्ण पाचक रस है, पाचक रस है। कारण कि जब भोजन आमाशय से कहाँ पर आता है, क्षुद्रांत में, तो भोजन के अंदर सबसे पहला रस मिलता है पित्त रस। यकृत में से आने वाला पित्त रस भोजन में मिलता है और ये पित्त रस आमाशय से आए हुए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा के बड़े गोलक को छोटे छोटे गोलक में बदल देता है और इसको बोलते हैं इमल्सीकरण। तो आपको लिखने का कि पाचक रस में पित्त रस के अंदर पाचक उत्सेचक न होने के बावजूद वो महत्वपूर्ण पाचक रस है। तो आपको लिखने का कि जब भोजन आमाशय से क्षुद्रांत में आता है तो यकृत में से आने वाला पित्त रस भोजन में मिलता है और जो आमाशय में से अम्लीय भोजन आया है उसको वो क्षारीय बनाता है और वसा के बड़े गोलक को छोटे छोटे गोलक में बदल देता है और इस क्रिया को बोलते हैं इमल्सीकरण। अगला इसके अथवा का प्रश्न है। अथवा का प्रश्न है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन श्वसन रंजक है,
श्वसन रंजक है, ये ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता रखता है, उच्च बंधुता रखता है। ये अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़कर उसका वहन करता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन नहीं होता है, जिसके कारण कम ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमको थकान महसूस होती है। तो पहला हमको थकान महसूस होती है। दूसरी बात कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। आपको लिखने का कि प्रश्न ऐसा था कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो तो हीमोग्लोबिन श्वसन रंजक है, जो ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता रखता है। वो अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़कर उसका वहन करता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होता है कि ग्लूकोज का विघटन नहीं होता है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है और हमको थकान महसूस होती है। दूसरा, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 21 है बायोफिल्म। बायोफिल्म, बायोफिल्म में नए पौधा, बायोफिल्म में नया पौधा अलैंगिक जनन से किस पद्धति द्वारा उत्पन्न होता है और उसे आकृति बनाकर समझाइए। तो देखो, बायोफिल्म में नया पौधा, नया पौधा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न होता है, कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, बायोफिल्म की जो पत्ती है वो टूटकर जमीन पर गिर जाती है और इस पत्ती की पण किनारी में से एक नया पौधा उत्पन्न होता है। तो इसको हम बोलते हैं कायिक प्रबंधन, इसको हम बोलते हैं कायिक प्रबंधन। तो आपको लिखने का बायोफिल्म, बायोफिल्म को बोलते हैं पर्णकुटी पण, पर्णकुटी पण। तो यहाँ पर देखो, पर्णकुटी में क्या होता है, नया पौधा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न होता है। जब बायोफिल्म की पत्ती जमीन टूटकर जमीन पर गिरती है तो उसकी पण किनारी में से एक नया पौधा विकसित होता है और इसको हम बोलते हैं कायिक प्रबंधन। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 22, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु की ऊंचाई जितना प्रतिबिंब बने। प्रश्न ऐसा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु की ऊंचाई जितना ही प्रतिबिंब बने और उस परिस्थिति को दर्शाने वाली आकृति बनाइए। तो यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के अंदर ये हमारा ध्रुव, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो अवतल दर्पण के सामने जब हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे और वस्तु के एक बिंदु में से दो किरण आपतित करेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक मुख्य फोकस में से, तो इनका क्या होगा, परावर्तन, परावर्तन होगा। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो मुख्य फोकस से गुजरेगी और जो मुख्य फोकस में से गुजरी है उसका परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जिसके कारण एक दूसरे को यहाँ काटेगी और यहाँ पर हम लिखेंगे A' और यहाँ से लंब डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा B'। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि वस्तु की ऊंचाई जितना प्रतिबिंब बने। तो आपको वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा वस्तु को, और जब आप वक्रता केंद्र पर वस्तु रखोगे तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और वस्तु की ऊंचाई जितना प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की ऊंचाई जितना प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न ऐसा था कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु की ऊंचाई जितना प्रतिबिंब बने। तो आपको लिखने का अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो वस्तु की ऊंचाई जितना ही प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हम चित्र बनाकर समझा सकते हैं। अगला 23वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर आधार रखता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर आधार रखता है। नंबर 1, चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर आधार रखता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध कितनी बातों पर आधार रखता है, 3 बातों पर। एक तो तार की लंबाई और एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तीसरा तार के पदार्थ पर कि तार कौन से पदार्थ में से बना है।
तो तार की प्रकृति पर आधार रखता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध इन बातों पर आधार रखता है। नंबर 1 तार की लंबाई, नंबर 2 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, नंबर 3 तार की प्रकृति पर आधार रखता है। इसके अथवा का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23, एक विद्युत बल्ब का रेटिंग दिया है 220 वोल्ट, यानी हमको V1 का मान दिया है 220 वोल्ट और कह रहा है कि उसकी क्षमता यानी पावर दिया है, हमको 100 वोल्ट दिया है। एक विद्युत बल्ब का रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वोल्ट। अब कह रहा है कि जब हम उसको 110 पर उपयोग करेंगे तो उसका पावर कितना होगा। तो जब हम उसको 110 पर उपयोग करेंगे तो उसका पावर कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको लिखने P बराबर V। अब V का मान जब 220 है तो V का मान 220 है तो P का मान है 100 और जब V का मान 110 है तो P का मान हमको ज्ञात करना है। क्रॉस गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 110 गुणे 100 बट्टे में 220, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 2 से काटेंगे इसको तो 50 बार जाएगा तो 50 वोल्ट आएगा। यहाँ पर उत्तर हमारा आएगा 50 वोल्ट। फिर से देख लो, एक विद्युत बल्ब का रेटिंग दिया था हमको 220 वोल्ट और 100 वोल्ट। अब कह रहा है कि अगर उसको हम 110 पर उपयोग कर रहे हैं, वोल्ट पर उपयोग कर रहे हैं तो उसका पावर कितना होगा। तो हमको लिखने का P बराबर V। जब 220 है वोल्टेज तो उसका पावर है 100 वोल्ट। अब जब उसका वोल्टेज 110 कर देंगे तो पावर कितना होगा, तो आएगा 50। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने की अलग अलग पद्धतियां बताइए, अलग अलग विधियां बताइए। तो किसी कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रेरित करने की 2 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति यह है कि कुंडली को स्थिर रखा जाए और चुंबक को गति कराया जाए। दूसरी पद्धति है कि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को गति कराया जाए तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने की अलग अलग पद्धतियां बतानी है। तो पहली पद्धति, हमने किसको स्थिर रखा, कुंडली को, और चुंबक को उसकी तरफ गति कराते हैं, तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब हम चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को गति कराते हैं तब भी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हम कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर हमारा है कि प्रश्न नंबर है 25। प्रश्न नंबर 25 है कि पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका समझाइए। तो पारितंत्र में अपमार्जक की जो भूमिका है तो विघटक की भूमिका बतानी है। तो पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका, तो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल और कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं और उसको जमीन में स्थापित करते हैं और फिर जमीन में से उसको वनस्पति पुनः ग्रहण करती है और पुनः ग्रहण करके उसके वृद्धि विकास में उसका उपयोग करती है। तो इस प्रकार से ये अपमार्जक की क्या थी भूमिका। अपमार्जक जो है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं और बदल कर उसको जमीन में स्थापित कर देते हैं, जिसके कारण वनस्पति उसको जमीन में से पुनः ग्रहण करती है और पुनः ग्रहण करके अपने वृद्धि और विकास में उसका उपयोग करती है। अब प्रश्न हमारा है 26। वन कटाई से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो देखो, वन कटाई से उत्पन्न होने वाली समस्या नंबर 1, एक तो जलवायु बदलती है, प्रादेशिक और वैश्विक जलवायु बदलती है। नंबर 2, जमीन का कटाव बढ़ता है। तो जमीन का कटाव बढ़ता है। नंबर 3 है वर्षा में अनियमितता आती है। किसी साल ज्यादा वर्षा, किसी साल कम वर्षा, यानी वर्षा में अनियमितता आती है। और नंबर 4, वन कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता है।
और प्रमाण बढ़ने से ग्रीन हाउस असर उत्पन्न होती है। तो ग्रीन हाउस असर उत्पन्न होती है। तो वन कटाई से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? नंबर 1, प्रादेशिक और वैश्विक जलवायु में परिवर्तन आता है। नंबर 2, जमीन का कटाव बढ़ता है। नंबर 3, वर्षा में अनियमितता आती है। और नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता है और ग्रीन हाउस असर उत्पन्न होती है। अब हमारा इसके बाद अथवा का जो प्रश्न है और इस विभाग का लास्ट प्रश्न है, बांध बनाने से 2 लाभ। बांध बनाने से हमको 2 लाभ बताने हैं और 2 हानि। तो बांध बनाने से पहला लाभ ये है कि हमको सिंचाई के लिए पानी मिलता है। और नंबर 2, दूसरा लाभ ये है कि हमको पीने के लिए पानी मिलता है। तो बांध के पानी से हमको 2 लाभ है। एक तो हमको सिंचाई के लिए पानी मिलता है, दूसरा पीने के लिए पानी मिलता है। अब इससे 2 हानि ये है कि बांध बनाने से लोगों का आवास, घर जो है वो पानी में डूब जाता है, जिससे उनके पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा कि खेती लायक जमीन पानी में डूब जाती है। तीसरा ये है कि पानी में डूबे हुए जो वनस्पति है अथवा प्राणी, वनस्पति अथवा प्राणी के सड़ने की क्रिया होती है और सड़ने की क्रिया से मैथेन गैस उत्पन्न होती है और जिससे ग्रीन हाउस असर उत्पन्न होती है। तो ये 3 हमको क्या उत्पन्न होती है समस्या। बांध से क्या लाभ है? तो बांध से हमको पहला लाभ ये है कि सिंचाई के लिए पानी मिलता है। दूसरा लाभ ये है कि पीने के लिए हमको पानी मिलता है। हानि ये है कि लोगों के आवास बांध के पानी में डूब जाते हैं, जिससे उनके पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा, खेती लायक जमीन पानी में डूब जाता है। और तीसरा, पानी में डूबे हुए वनस्पति और प्राणी के मृत शरीर के सड़ने की क्रिया होती है, जिससे मैथेन गैस उत्पन्न होती है और ग्रीन हाउस असर उत्पन्न होती है। तो ये हमारा गाला का पेपर नंबर 5 का विभाग भी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।